गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि अभी आज आपका जो है नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। पिछले वाले टॉपिक में हमने आपको जो है भारतीय मतलब जो शासन चल रहा था, प्राचीन काल की शिक्षा क्या थी और बौद्ध काल की शिक्षा क्या थी, मध्यकाल में शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हमने बात किया। और उसके साथ साथ कई विचारकों के बारे में उनकी जो है विचार को समझाए थे। तो इस प्रकार से आज जो हम आपका नया टॉपिक जो है बताने जा रहे हैं, उस टॉपिक पर आज बात करेंगे। टॉपिक हमारा क्या है? प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक। कहने का मतलब है कुछ ऐसे प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं हैं जिस पर कुछ भारतीय और कुछ जो है पाश्चात्य विचारक जो है अपना विचारधारा शिक्षा के बारे में जो है प्रस्तुत किया है, या शिक्षा के बारे में बताया है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, या कुछ ऐसे विचारधाराएं हैं जो कि अलग अलग जो है अपने विचारों से उसे जो है एक नाम दिए हैं, एक आयाम दिए हैं। जैसे बहुत विचारधाराएं अलग अलग ढंग से बताया गया है। तो उस प्रकार से हम जो है आज आपको जो है ये प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है जो विचारधारा है, उस पहले विचारधारा का नाम हम जान लेते हैं। पहला विचारधारा हमारा क्या है? आदर्शवाद। अब आदर्शवाद के बारे में बात करेंगे। ये विचारधारा है और इस विचारधारा में जो प्रमुख शैक्षिक हैं विचारक, वो अपना क्या विचार या अपना क्या भाव उसके प्रति प्रस्तुत किए हैं, उसके बारे में जो है हम आज आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किस पर बात करेंगे? आदर्शवाद के बारे में बात करेंगे। किसमें? आदर्शवाद। आदर्शवाद ये हमारा पहला विचारधारा है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आदर्शवाद है क्या, आदर्शवाद का मतलब क्या होता है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है और शिक्षा का प्रकार क्या है, शिक्षा देने का अनुशासन क्या है, उसमें बालकों को कैसे स्वतंत्र रखा जाएगा। इस प्रकार से जो है हम आदर्श के अंतर्गत जो है शैक्षिक विचारधाराओं के विचारक के द्वारा उनके भावों को जो है आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आदर्शवाद के बारे में जान लेते हैं कि आदर्शवाद है क्या। देखो, आदर्शवाद जो है शैक्षिक जगत में आदर्शवाद का अति महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? शैक्षिक जगत में आदर्शवाद का अति महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आदर्शवाद का एक अलग ही महत्व है, जिसे कि लोग उसे अपने जीवन में अपनाते हैं और इसी के मार्ग पर जो है अपने भविष्य को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये शैक्षिक क्षेत्र में क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसका स्थान है। तो इस प्रकार से आदर्शवाद जो है शिक्षा को व्यवहारिक, नैतिक, सरल स्थिति में पहुंचाता है। कैसे? व्यवहारिक, सरल स्थिति में पहुंचाता है। आदर्शवाद की अंग्रेजी शब्द की अगर बात करें तो अंग्रेजी शब्द में इसको जो है आइडियलिज्म इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियलिज्म। आइडियलिज्म शब्द बोलते हैं। अंग्रेजी का जो है शब्द इसको अंग्रेजी में आइडियलिज्म शब्द इसको बोलते हैं। आइडियलिज्म में शब्द में अगर हम देखें तो इसका इंग्लिश क्या होता है?
एस एम ये क्या है? आइडलिज्म। आइडलिज्म इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में आइडलिज्म बोलते हैं। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आइडिया प्लस इज्म हो जाएगा। क्या होगा? आइडिया प्लस इज्म। आइडिया प्लस इज्म आइडिया प्लस इज्म। तो इसका जो है हम अगर हिंदी रूपांतरण या हिंदी में इसका अनुवाद करें तो हिंदी में इसका अनुवाद करने के बाद क्या निकल कर आता है? आइडिया का मतलब क्या होता है? आइडिया का मतलब क्या होता है? वाद। आइडिया का मतलब होता है विचार और इज्म का अर्थ होता है वाद। आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार। आइडिया का मतलब क्या है? विचार। और इज्म का मतलब क्या है? वाद। तो मतलब इसको विचारवाद भी कहते हैं। अगर हम बराबर करें तो क्या इसका मतलब आएगा पूरा? इसका पूरा अगर हिंदी रूपांतरण में अगर इसको हम बतलाएं तो इसका अर्थ निकल कर क्या आता है? विचारवाद। क्या आता है? विचारवाद। तो विचारवाद मतलब आदर्शवाद को विचारवाद के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विचारवाद के नाम से भी जानते हैं। आदर्श का दूसरा नाम क्या है? विचारवाद। आइडलिज्म हिंदी शब्द है। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगी तो आइडिया प्लस इज्म। आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार और इज्म का मतलब होता है वाद। अगर पूरा हिंदी रूपांतरण करती हूँ तो उसका अर्थ निकल कर आएगा विचारवाद। तो आदर्शवाद को विचारवाद के नाम से भी जाने जाते हैं या विचारवाद भी कहा जाता है। तो वर्तमान में आदर्श अत्यधिक प्रचलित हो गया है। वर्तमान में क्या है? आदर्श अत्यधिक प्रचलित हो गया है और विचारवाद को आदर्शवाद कहने को कोई आपत्ति नहीं है। क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। विचारवाद को आदर्शवाद को विचारवाद कहने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में आदर्शवाद की इतना ज़्यादा आदर्शवाद प्रचलित हो गया है कि आदर्शवाद कहो या विचारवाद कहो, किसी प्रकार के इन दोनों में कोई भेद या कोई आपत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो है विचारवाद भी नहीं, कोई आपत्ति नहीं होती है। क्यों? कि यह वाद विचारों पर बल देने के साथ साथ आदर्शों की भी तो व्याख्या करता है। क्या? कि विचारों के साथ साथ आदर्शों पर भी व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार की जो है परेशानी या विचारों पर बल देने के साथ साथ आदर्शों की भी व्याख्या करती है। तो इस प्रकार से विचारवाद और आदर्शवाद एक साथ आप इसको जो है कह सकते हो। या मान लीजिए कभी आपसे जो है आदर्शवाद न पूछकर विचारवाद पूछ लिया गया प्रश्न में, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप विचारवाद को आदर्शवाद लिख सकते हो या आदर्शवाद को विचारवाद लिख सकते हो। तो आदर्शवाद को प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। देखिए, अच्छा एक नाम और देखिए, क्या है? आदर्शवाद। एक दूसरा हमारा विचारवाद और तीसरा क्या है? प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद मतलब तीसरा हमारा क्या हो गया? प्रत्ययवाद। और कहने का मतलब प्रत्यय मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो सामने प्रस्तुत हो, वो विचारों के माध्यम से जो वाद चल रहा हो प्रत्यक्ष रूप से, उसको भी हम एक प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो प्रत्ययवाद भी इसको कहा जाता है। क्योंकि प्रत्यय और विचार समानार्थक से है,
इस प्रकार से प्रत्ययवाद शब्द भी विचारवाद या आदर्शवाद का ही अर्थ देता है। क्या है? प्रत्ययवाद और विचारवाद क्या है? दोनों ये समानार्थक शब्द हैं, मतलब आपस में मिलते जुलते शब्द हैं, एक ही समान हैं, इसलिए इसको आदर्शवाद और विचारवाद के साथ साथ हम प्रत्ययवाद भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसको प्रत्ययवाद भी कहते हैं। तो साधारणतः हम कह सकते हैं इसको कि आदर्शवाद वह दर्शन है, अब लिख दूं नीचे जरा सा आपको, साधारणतः आदर्शवाद वह दर्शन है, आदर्शवाद वह दर्शन है जो शरीर की अपेक्षा मन को अधिक महत्व देती है। वह दर्शन है जो शरीर के अपेक्षा मन को महत्व देती है, मन को महत्व देती है, मन को महत्व देती है और विचारों में ही सत्य का दर्शन करता है, देती है और विचारों में ही सत्य का दर्शन करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर छोटे टॉपिक में हमें लिखना हो तो सीधे से हम लिख सकते हैं क्या कि आदर्शवाद वह दर्शन है जो शरीर की अपेक्षा मन को महत्व देती है और विचारों को ही सत्य का दर्शन करता है, विचारों में ही सत्य का दर्शन करता है। ये गलत हो गया, सत्य में ही विचारों में ही सत्य का दर्शन करता है। तो इस प्रकार से साधारणतः आदर्शवाद वह दर्शन है जो शरीर की अपेक्षा मन को महत्व देती है और विचारों में ही सत्य का दर्शन करती है। तो ये साधारण रूप से हम छोटे लिख सकते हैं। अगर पूछ लिया कि आदर्शवाद क्या है तो आदर्शवाद आप इस तरह ढंग से आप लिख सकते हैं, या विचारवाद पूछ लिया, प्रत्ययवाद पूछ लिया, या जो है तो इन तीनों में से इसका आप लिख सकते हैं कि साधारणतः आदर्शवाद वह दर्शन है जो शरीर की अपेक्षा मन को महत्व देती है और विचारों में ही सत्य का दर्शन करती है। तो इस प्रकार से जो है ये आदर्शवाद। अब आगे हम बात करेंगे आदर्शवाद के मुख्य तत्व। आदर्शवाद के मुख्य तत्वों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो जो है हम आपको अब आदर्शवाद के प्रमुख तत्वों के बारे में बताएंगे कि प्रमुख तत्व क्या है। आदर्शवाद के प्रमुख तत्व। प्रमुख तत्व इसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे। इसमें है कि अपने आदर्श तथा सरल रूप के कारण अपने
अपने आदर्श तथा सरल रूप के कारण इसमें अनेक महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त होते हैं। कारण इसमें अनेक महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त होते हैं। ये तत्व निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। तो हम निम्नलिखित तत्वों के बारे में बात करेंगे। ये प्रमुख तत्व निम्नलिखित कौन है? तो सबसे हम पहले तत्व के बारे में बात करेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार तो आदर्शवाद के अनुसार क्या है? वास्तविक सत्ता मन ही है, न कि पुद्गल की। वास्तविक तत्व क्या है? वास्तविक सत्ता क्या है? मन की है। आदर्शवाद के अनुसार वास्तविक सत्ता मन ही है, न कि पुद्गल है। विश्व का आधार यही मनस है। विश्व का आधार यही मनस है। मनस का मतलब क्या होता है? मन। यही मनस है। भौतिक तत्व बाद में आया है। भौतिक तत्व बाद में आया है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि आदर्शवाद जो कह रहा है अपने शब्दों में कि वास्तविकता अगर देखा जाए, जो सत्ता है आदर्शवाद में वो मन का है, क्योंकि विचार चल रहा है। विचारों के माध्यम से जो है वाद विवाद हो रहा है, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया गया? मन को दिया गया, क्योंकि जब मन होगा तभी हम विचार करेंगे। हाँ, मन होगा, हमारे पास वस्तु होंगी, तभी उसके बारे में हम क्या करेंगे? विचार करेंगे, ना कि पुद्गल है। पुद्गल का मतलब क्या है? जैसे कोई जो है शरीर को हम ले लेते हैं, शरीर क्या पुद्गल है, मन आत्मा है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा कि न कि शरीर है, ये क्या है? पूरा सत्ता, ये आदर्शवाद क्या है? पूरा मन पर आधारित करता है। ये विश्व भर में यही मनस है। विश्व भर में क्या है? विश्व भर में जो व्याप्त चल रहा है, ये मन के आधार पर ही विश्व चल रहा है, ये मनस के ही माध्यम से चल रहा है। भौतिक तत्व तो बाद में आया है। भौतिक तत्व क्या हुआ? पहले मन आया। उस आदर्शवाद का कहना क्या है कि पहले मन आया है, उसके बाद भौतिक चीज़ें आई हैं, भौतिक वस्तुएं बाद में आई हैं, और मन क्या है? पहले आया है। तो इस प्रकार से आदर्शवाद के अनुसार जो है ये पहला तत्व है। दूसरा है आदर्शवाद के अनुसार मानवीय जीवन। आगे भी कई तत्व हैं, क्योंकि हम अनेक तत्वों के बारे में जानेंगे कि आखिर एक जैसे वो भौतिक तत्व बाद में आया,
इसके बाद कौन से तत्वों के बारे में उसने बताया है, अगले तत्व के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहला था ये, दूसरा बता रहे हैं, दूसरा है आपका आदर्शवाद के अनुसार मानवीय जीवन अधिक महत्वपूर्ण है और इसके अनेक लक्ष्य जो है जीवन के यंत्रवत में बंधा हुआ है। हाँ, तो दूसरा जो है, दूसरा हमारा है आदर्शवाद के अनुसार, दूसरा है आदर्शवाद के अनुसार मानवीय जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, मानवीय जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अनेक लक्ष्य हैं, इसके अनेक लक्ष्य हैं। जीवन यंत्रवत नहीं हो सकता, जीवन यंत्रवत नहीं हो सकता। ठीक, ये आदर्शवाद कह रहा है कि मानवीय जीवन जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसके अनेक लक्ष्य हैं। ऐसा नहीं है कि मानवीय जीवन सिर्फ खाने योग्य है, बस ऐसा नहीं है। इसके अपने अनेक लक्ष्य हैं, टारगेट हैं, जिससे वह अपने जीवन में कुछ भविष्य में करना चाहता है। और जीवन यंत्रवत नहीं हो सकता, यंत्र के माध्यम से नहीं चल सकता, ये कह रहा है यंत्रवत नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आदर्शवाद के अनुसार यह दूसरा तत्व था। और तीसरे तत्व के बारे में हम बात करेंगे। आदर्शवाद तीसरा तत्व कह रहा है विश्व को केवल भौतिक विज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता। तीसरा है विश्व को केवल भौतिक विज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा सकता, क्योंकि पुद्गल शक्ति या गति, क्योंकि पुद्गल शक्ति या गति से भूमंडल की व्याख्या अपूर्ण रहती है। गति से भूमंडल की व्याख्या अपूर्ण रहती है, अपूर्ण रहती हैं। कहने का मतलब विश्व को केवल भौतिक विज्ञान के द्वारा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि पुद्गल शक्ति या गति से भूमंडल की व्याख्या क्या है, अपूर्ण रहती है। कहने का मतलब यह है कि जो व्याख्याएं जो शक्ति के माध्यम और गति के माध्यम से भौतिक विज्ञान के माध्यम से समझने की प्रयास किया जा रहा है, वो क्या है, भूमंडल क्या है, उससे भूमंडल अपूर्ण है।
ये पूरा व्याख्या नहीं हो पा रहा है, इसलिए विश्व को आदर्श के माध्यम से चलना पड़ेगा, जिससे कि वह अपने जीवन या भविष्य को जो है आगे बेहतर बना सके, अच्छा कर सके। यह जो है इस प्रकार से जो है तत्व हैं। चौथा तत्व हमारा है प्रकृति स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्रकृति मनस की क्रिया या प्रतीत है। विश्व का पांचवा है विश्व का अस्तित्व उद्देश्यपूर्ण है और जगत की संपूर्ण क्रिया किसी प्रयोजन पर आधारित है। इस प्रकार आदर्शवाद प्रयोजनवाद का समर्थन करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आदर्शवाद प्रयोजनवाद का भी समर्थन करता है। जैसे आप ले लीजिए, हमने अभी आदर्शवाद को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें प्रकृतिवाद का भी बात थोड़ा सा आदर्शवाद ने छेड़ा है, बताया कि वह जो है प्रकृतिवाद क्या है, स्वतंत्र नहीं है, वो भी मनस की क्रिया ही है। क्या है, वो भी मनस की क्रिया मान रहा है, मनस के द्वारा ही इसको जो है प्रतीत किया जा रहा है, देखा जा रहा है प्रकृतिवाद को। तो आदर्शवाद प्रकृतिवाद को भी एक स्वतंत्र नहीं मानता है, लेकिन अगर वह समर्थन किसी का करता है तो सिर्फ प्रयोजनवाद का समर्थन कर रहा है। तो इस प्रकार से इसके जो है आदर्शवाद के प्रमुख तत्व हैं। आगे जैसे सातवां ले लीजिए है, छठवां है हमारा निश्चय ही प्रकृति एवं पुरुष में सामंजस्य है। इसी प्रकार मानव बुद्धि एवं संसार प्रक्रिया से संबद्ध है। इस प्रकार विश्व मनस का प्रकाश मात्र है। कहने का मतलब यह है कि निश्चय ही प्रकृति और पुरुष में क्या है, सामंजस्य है। मनुष्य और प्रकृति में क्या है, सामंजस्य, एक दूसरे का तालमेल, एक दूसरे का सामंजस्य जो है देखा जा रहा है प्रकृति और पुरुष के बीच में। इसलिए मनस क्या है, उसकी एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से जो है मनस क्या कर रहा है, विश्व भर में अपने मात्र प्रकाश को जो है फैला रहा है। तो इस प्रकार से आदर्शवाद के ये प्रमुख तत्व हैं। आदर्शवाद को अगर देखा जाए तो यह जो है शैक्षिक क्षेत्र में इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह बहुत ही अच्छा है। उन्होंने शिक्षा को जिस प्रकार से व्यक्त किया है वह सिर्फ एक आइडियलिज्म या आदर्श को माध्यम से लोगों में वो गुणवत्ता की पहचान हो सके, इस प्रकार से उन्होंने हर शब्दों पर अपना विशेष ध्यान देकर जो है अपने भावों को प्रकट किया है। इस प्रकार आदर्शवाद का यह प्रमुख तत्व जो है हमने आपको बताया। अब हम आदर्शवाद की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। जैसे कई पाश्चात्य ले लीजिए और पाश्चात्य के साथ साथ भारतीय जो है शैक्षिक विचारक हैं जिन्होंने आदर्शवाद के बारे में अपने विचार जो है प्रकट किए हैं। तो हम उसके बारे में जो है आपको बताएंगे कि आदर्शवाद क्या है और इसकी जो है प्रक्रिया किस प्रकार से वो अपने जो है विचारों को व्यक्त किया है। जैसे ले लीजिए पाश्चात्य है तो पाश्चात्य तो अपने ही भाषा में उसको व्यक्त करेगा, ठीक। तो कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जैसे ब्रू ब्रेकर हो गए, अपने यहाँ स्वामी विवेकानंद जी हो गए और DM दत्त हो गए, ऑक्सफोर्ड हो गए। मतलब ये लोगों ने ऐसे इस प्रकार की परिभाषाओं को जो है बताया है कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद की विचार क्या है, वो पूरे विश्व में किसको महत्व दे रहा है, सिर्फ मनस को महत्व दे रहा है। इसलिए आदर्शवाद क्या है, एक सामाजिक परंपराओं में बंधा हुआ है जिससे कि लोग उस आदर्श का पालन कर रहे हैं, नैतिकता में अपने जीवन को जो है व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए आदर्शवाद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि देखो है तो बहुत सारे वाद हैं, आदर्श पर बात किया गया है, प्रकृति पर बात किया गया है, प्रयोजन पर किया गया है, यथार्थ पर किया गया, सब कुछ सभी पर किया गया। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जो आदर्शवाद कह रहा है वह शरीर के मनस पर बात कर रहा है कि मनस क्या चीज़ है। जब मन नहीं होगा तो ये शरीर क्या होगी, शरीर का कोई मतलब नहीं, मनस ही सब कुछ है। वह विश्व भर में क्या है, मात्र ये प्रकाश की तरह अपना जो है उज्जवल अंधेरे से जो है उजाले की ओर ले जाने की एक जो है क्रिया है।
इस प्रकार से जो है मनस का जो है उन्होंने परिभाषा आदर्शवाद अपने विचारों के माध्यम से मनस को महत्व दिया है। तो आगे हम जो है अगली वीडियो में आपको इसको परिभाषा के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको पता चले कि लोगों का विचार क्या है आदर्शवाद को लेकर। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।